Hello students, today in this lecture I will discuss with you the concept of deforming and the restoring force. तो देखेंगे बेटा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है और रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है. ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स देखिए, let us suppose say we are having a massless spring and one end of the massless spring is connected with the rigid support. Let us suppose say this point is zero and the other end is provided with the handle. Okay, तो बेटा अभी ये जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ में है. अब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इस हैंडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ के पुल करता है तो क्या होगा, तो स्प्रिंग स्ट्रेच आउट होगा. स्प्रिंग का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा. मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से स्प्रिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब लेंथ है, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड से मतलब होता है शेप एंड साइज. क्लियर, शेप एंड साइज. तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स की वजह से बॉडी का शेप और साइज अगर चेंज होता है तो हम बोलते हैं बेटा कि जो फोर्स लगाया गया है दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स. क्लियर हो गई बात. अब सपोज करिए, लेट अस सपोज से कोई एक्सटर्नल एजेंट बेटा जब इस हैंडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ के पुल करता है, एक्सटर्नल एजेंट इस हैंडल पर फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इस स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. देखिए स्प्रिंग का जो लेंथ इंक्रीज हुआ दैट इज सपोज से x. तो व्हाट वी आर गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू से दैट द डिफॉर्मेशन x is produced due to the deforming force which is applied on the spring. तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है बेटा, डेफिनेशन दे रहा हूं, नोट कर लें आप. इट इज द फोर्स ड्यू टू विच द कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिखे शेप एंड साइज, ब्रैकेट क्लोज कर ले, चेंजेस. ओके, अब देखिए बेटा जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा. तो डिफॉर्मिंग फोर्स is directly proportional to the deformation. Clear? And to remove this proportionality sign, we have to put the proportionality constant. Let us suppose say कि जो deforming force है, let us suppose say f dash. So this f dash is directly proportional to x. This f dash is written as say k multiplied with x. k क्या है? k proportionality constant है. k proportionality constant है. K is the proportionality constant and is called force constant. इसको बेटा फोर्स कांस्टेंट कहते हैं या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं. स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं. बात समझ आ गई. तो ये जो फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, K को फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलना है. ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये बॉडी के मटेरियल को डिफाइन करता है कि बॉडी कितना मुश्किल से या कितना आसानी से डिफॉर्म हो जाता है. बात समझ आ गई. तो बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स जब भी बॉडी पर लगता है तो हम ये नहीं कहते कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है. हम सिर्फ ये कहते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज हुआ है. जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स हम अगर लगाएंगे बॉडी के ऊपर तो उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा. हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा डिफॉर्म बॉडी को हमें करना है, हमें बॉडी पर उतना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना है. जैसे अगर आपके पास में रबर बैंड है और रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हैं तो जितने ज्यादा अमाउंट से आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब उतना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर लगाना पड़ता है. बात समझ आ गई. तो डिफॉर्मिंग फोर्स समझ आ गया, आप इसको नोट कर रहे हैं.
अब बेटा बात करेंगे रेस्टोरिंग फोर्स की, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? बेटा जब कभी भी कोई भी बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बॉडी के मटेरियल में ऑटोमेटिकली एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को ओपोज करता है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को ओपोज करता है। बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? जो कॉन्फ़िगरेशन बॉडी का चेंज हो रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बॉडी के मटेरियल के अंदर ऑटोमेटिकली जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं आप, तो बॉडी के मटेरियल के अंदर ऑटोमेटिकली एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो डिफॉर्मेशन को या डिफॉर्मिंग फोर्स को ओपोज करता है। ठीक है, ओपोज करेगा तो इसका मतलब रेस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट होगा। लेट अस सपोज इट इज द पॉइंट से ओ। बेटा ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर एक्सटर्नल एजेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, मतलब स्ट्रेच करता है, तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा डिफॉर्मिंग फोर्स। तो बेटा स्प्रिंग के मटेरियल के अंदर ऑटोमेटिकली एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? इट इज द फोर्स which opposes the change in configuration of the body which is under the influence of deforming force. Got it? तो स्टूडेंट्स ये इसका डेफिनेशन है। It is the force which opposes the change in configuration of the body which is under the influence of deforming force. तो बेटा रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के चेंज को ओपोज करेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा restoring force is always equals to negative of deforming force. Clear? अब बेटा deforming force अभी हमने किया था, it was equals to force constant multiplied with the change in configuration. तो restoring force, let us suppose it is F. It is written as negative of kx. F is written as negative of kx. So this F is the restoring force and this kx is the डिफॉर्मिंग फोर्स। बात समझ आ गई? नेगेटिव साइन बता रहा है कि रेस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? एक्स वाज द चेंज, द अमाउंट बाय विच द स्प्रिंग अंडरगोज अ स्ट्रेच, मतलब जितने अमाउंट से आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है दैट इज एक्स। आप नोट करें इसको। यस सर। बेटा आप बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर तक हमने टाइप्स ऑफ एनर्जीज की बात की थी। टाइप्स ऑफ एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई थी। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का, वो डिस्कस हो चुका था। तो आज बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। लेट अस सपोज ये बेटा कोई रिजिड सपोर्ट है और यहां पर ये मासलेस स्प्रिंग है। मासलेस स्प्रिंग है जो नेचुरल लेंथ में है। अब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट
बेटा इस हैंडल को पकड़ के राइट साइड में डिस्प्लेस करता है तो स्वयं स्प्रिंग स्ट्रेच आउट हो जाएगा। स्प्रिंग स्ट्रेच आउट हो गया। देखिए, लेट अस सपोज x is equals to 0 is marked over here। मतलब बेटा जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ओके, तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, x टेंड्स फॉर डिफॉर्मेशन। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया, लेट अस सपोज से x is equals to x, तो x अमाउंट से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, x अमाउंट से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो x डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गया। तो स्ट्रेस अब बेटा इस स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स F एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, तो एक्सटर्नल एजेंट जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा, सम वर्क इज डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? नाउ सपोज द स्प्रिंग is stretched from x equals to 0 to x equals to x. Clear? Okay. And F be the restoring force in the spring. Clear? And this restoring force F is written as negative of kx. Clear? तो बेटा मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग को स्ट्रेच हम कर रहे हैं बाय द स्मॉल अमाउंट, ओके। लेट अस सपोज से dw is the small work done in stretching the spring by small amount से dx। तो बेटा स्प्रिंग को स्ट्रेच किया बाय द स्मॉल अमाउंट से dx एंड dw is the work done on the spring against the restoring force. So since this dw is written as vector f dot vector dx। अब ध्यान से देखिए बेटा, आप अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं राइट साइड में तो रेस्टोरिंग फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड में, मतलब बेटा वेक्टर f और वेक्टर dx दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंस वी कैन से दैट दिस dw is written as say f multiplied with dx multiplied with cos of 180 degrees, cos 180, क्योंकि वेक्टर f और वेक्टर dx दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर dx फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, स्प्रिंग को आपने राइट साइड पे स्ट्रेच दिया। So we can now say that this dw is written as say f multiplied with dx multiplied with -1, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। So since this dw is written as negative of f multiplied with dx। क्लियर हो गई ये बात? इतना काम समझ आ गया? अब बेटा f का वैल्यू लगाएंगे negative of kx। So this dw is written as negative of kx मल्टीप्लाइड विद dx। ओके, आप पहले जल्दी से इसको कॉपी करें। यस, ये कॉपी कर लिया आपने? Now we can say this dw is written as kx multiplied with dx। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बेटा स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया बाय द स्मॉल अमाउंट से dx, तो बेटा स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट ने रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट स्मॉल वर्क dw किया। क्लियर? अब सपोज करिए कि फ्रेंड्स स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हैं बाय द अमाउंट x। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब की बारी कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करना है। नाउ लेट अस सपोज से दैट w be the work done, w be the work done in stretching the spring from x equals to 0 to x equals to x। क्लियर?
अब बेटा टोटल वर्क डन ऑब्टेन करने के लिए वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, और जो लिमिट्स होंगी दे आर फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x. So the work done W is written as integral of kx dx from x equals to 0 to x equals to x. Okay? अब बेटा k तो फोर्स कांस्टेंट है, तो k बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, एंड वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रल फ्रॉम x equals to x equals to 0 to x equals to say x multiplied with x multiplied with dx. तो जब आप x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा this w is written as k multiplied with x square divided by 2 0 to x, लिमिट्स हो जाएंगी 0 to x. क्लियर? अब इसके बाद आप लिमिट्स को प्लेस करेंगे. तो फ्रेंड्स जब आप लिमिट्स को प्लेस करते हैं this w is written as 1 by 2 say k x square minus say 0 square. So this w is written as 1 by 2 of k x square. It will be the total work done. It will be the total work done against the restoring force in stretching the spring by the amount x. Clear? Okay. Now since this work is done by the external agent on the spring, मतलब बेटा वर्क डन बेसिकली तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एक्सटर्नल एजेंट ने जब स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने स्प्रिंग को एनर्जी सप्लाई किया. तो स्प्रिंग के अंदर अब ये जो सप्लाइड एनर्जी है ये कंटेन हो जाएगी. कंटेन जिस फॉर्म में होगी उसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो फ्रेंड्स दिस वर्क डन विल अपीयर एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. दिस वर्क डन will appear as the elastic potential energy in the spring. So friends, the elastic potential energy, let us suppose say elastic potential energy को हम U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से. So capital U is the elastic potential energy, and this U is written as मतलब this work done W on the spring will appear as the elastic potential energy which is stored in the spring. So this implies that this elastic potential energy U, the elastic potential energy U is written as 1 by 2 of k x square. What makes sense? बेटा बात समझ आ गई? So it will be the expression of the elastic potential energy which is stored in the spring. तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप नोट कर ले, मैं लिखवा रहा हूं. द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी कंटेन्ड इन द बॉडी in the form of work done against the restoring force when the body undergoes deformation. ओके आप इसे कॉपी करें, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और जो ग्राफ्स हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स के, डिफॉर्मिंग फोर्स के और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इंपॉर्टेंट हैं. आप उन्हें बुक से देखें. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स F was directly proportional to x. तो जो ग्राफ होगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. रेस्टोरिंग फोर्स की जब आप बात करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ kx. तो अब की बारी फिर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो होगा लेकिन नेगेटिव टेरिटरी में. क्लियर? और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ की जब आप बात करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और x वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली. डायरेक्ट वेरिएशन है लेकिन यहां पर x की पावर 2 है. क्लियर? तो यहां पर कर्व्स होने वाले हैं. आप ये बुक से रेफर कर ले, आप इसको नोट कर ले.
यस सर, बेटा बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस है। The massless spring having the force constant 50 Newton per meter. Okay. The work done in stretching the spring by 10 centimeter is 100 joule. Okay, calculate एक काम करिए सर, थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। कैलकुलेट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, पहला काम। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग further by 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देख लें बेटा। मासलेस स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, ये पहला पार्ट है। और फिर फर्दर 10 मीटर से स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, मतलब और 10 सेंटीमीटर से अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जब हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो सिंस द वर्क डन इज रिटन एज से kx। ओके, बात समझ आ रही? या फिर ऐसे करें, पहले वर्क डन की बात ना करें, पहले आप बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, पहले बात करें डिफॉर्मिंग फोर्स की। डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिटन एज से kx and the work done W is written as the elastic potential energy. It is half kx square. Okay, in the first case, in the first part, this x is equals to 10 into 10 raised to power minus 2 meter. Okay, और k का वैल्यू given है। So since the work done is written as 1 by 2 of 50 multiplied with 10 into 10 raised to power minus 2 square. Clear? So सॉल्व करने पर आपको मिलता है दिस W is written as say 1 by 2 multiplied with 50 multiplied with 100 into 10 raised to power minus 4। बेटा 3 0 यहां पर है, so this W is written as 10 raised to power minus 1 divided by 2। Clear? That is 1 by 20 joule। 1 by 20 joule। बात समझ आ गई? ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। ओके, क्लियर? अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। आप इसे कॉपी कर लें, आप इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ओके, अब ध्यान से समझना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है?
कि बेटा ये स्ट्रिंग है, स्प्रिंग को हमने फर्दर स्ट्रेच किया बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, तो लेट अस सपोज से x इक्वल्स टू 0 यहां पर था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से तो पहले स्ट्रेच किया था और 10 सेंटीमीटर से दोबारा स्ट्रेच किया, तो टोटल जो स्ट्रेच प्रोड्यूस हो जाएगा दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? तो क्वेश्चन है कि बाद वाले 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच में कितना वर्क हुआ। क्लियर? सो let us suppose say that W is the work done in stretching the spring further by 10 centimeter. So it is written as half k x2 square minus half k x1 square. यहां पर x2 ये फाइनल डिफॉर्मेशन हो गई, टोटल डिफॉर्मेशन हो गई, which is 20 centimeter. Clear? That is 20 into 10 raised to power minus 2 meter. x1 ये बेटा पहले डिफॉर्मेशन था जो कि 10 सेंटीमीटर था, दैट इज 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर? के का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, सो वी कैन से दैट द W इज रिटन एज 1/2 ऑफ 50, 1/2 ऑफ 50, ये कॉमन आ गया, दोनों में प्रेजेंट है। इट इज 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 स्क्वायर। ये अब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व टू गेट द आंसर। बात समझ आ गई? आप इसे नोट कर लें, कॉपी कर लें यहां। यस सर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, अब इसके बाद जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज पावर। ओके, अब देखिए बेटा पावर क्या होता है। पावर क्या होता है बेटा? एनर्जी था, एबिलिटी टू डू वर्क, तो पावर होता है बेटा रेट ऑफ वर्क डन। क्या होता है पावर? रेट ऑफ वर्क डन। सो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन। क्लियर हो गई बात? मगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी मशीनरी, कोई भी सेटअप कितना वर्क कितने टाइम में करता है उसको उसका पावर कहते हैं। Now let us suppose say that W be the work done, W be the work done by the external agent on the body. Okay, W work done by the external agent on the body. Let us suppose it is the surface, it is the block placed on the surface. ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड लेट अस सपोज से व्हेन द बॉडी क्रॉसेस द पॉइंट से A, vector V is the instantaneous velocity of the body. Vector V is the instantaneous velocity of the body. तो पहले पावर का जो डेफिनेशन है, पावर इज रिटन एज द रेट ऑफ वर्क डन। तो सिंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेशन यूज होगा, तो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? अब सिंस अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट है या बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो वर्क डन कितना होगा? देखिए अब बेटा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज रिटन एज वेक्टर F डॉट वेक्टर S, यस और नो? सो वी कैन से दैट दिस पावर P इज रिटन एज d by dt ऑफ वेक्टर F डॉट वेक्टर S. क्लियर? सो वी कैन से दैट दिस पावर P इज रिटन एज से वेक्टर F डॉट ds वेक्टर डिवाइडेड बाय dt. क्लियर?
मतलब स्टूडेंट्स ds by dt क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया. सो स्टूडेंट्स दिस पावर p इज रिटन एज वेक्टर f डॉट वेक्टर v. क्लियर. ये सेकंड एक्सप्रेशन है जो आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है. ये सेकंड एक्सप्रेशन है जो आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है. पहले आप इसे कॉपी करें, फिर आपको एक एक्सप्रेशन और देता हूं और एसआई यूनिट्स की बात करते हैं. कॉपी करें. यस सर, अब ध्यान से देखिए. बेटा देखिए, अगर डाटा में कोई इंजन्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, इंजन्स इन्वॉल्व है, तो इंजन्स के केस में पावर को आपने कैसे डिफाइन करना है. पावर कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी अपॉन टाइम. तो ये एनर्जी कंज्यूम्ड हो सकता है, एनर्जी डिलीवर्ड हो सकता है. बात समझ आ गई. तो फ्रेंड्स ये तीसरा एक्सप्रेशन है जो आपने यूज करना है. पावर इज रिटन एज एनर्जी अपॉन टाइम. अब डाटा में आपने देखना है कि डाटा में क्या अवेलेबल है. ओके, जब आप एनर्जी अपॉन टाइम यूज करेंगे तो क्वेश्चंस में डाटा में क्या होगा मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूं. तो डाटा में अगर बेटा स्पीड गिवन है, डाटा में स्पीड गिवन है, तो एनर्जी आपने यूज करनी है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आपने यूज करनी है. बात समझ आ गई. तो इस केस में पावर का एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे. पावर का एक्सप्रेशन लिखेंगे आप हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम. क्लियर. और अगर डाटा में अगर कहीं हाइट या डेप्थ गिवन है, हाइट या डेप्थ गिवन है, तो स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. तो स्टूडेंट्स पावर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इट विल बी mgh डिवाइडेड बाय टाइम. बात समझ आ गई. ओके. और बेटा पावर का जो एसआई यूनिट है, पावर स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. ओके. और इसका जो एसआई यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज, ध्यान से देखिए, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी का यूनिट हो गया जूल और टाइम का यूनिट हो गया सेकंड. तो एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड. ओके बेटा, ये जो जूल पर सेकेंड है इसको हम वॉट बोलते हैं. सो 1 watt it will be the power which is equal to 1 joule per second. तो बेटा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा वॉट. क्लियर. अगर हम हायर यूनिट्स की बात करें, हायर यूनिट्स होते हैं हॉर्स पावर. ओके, हायर यूनिट्स होते हैं, मैं यहां पर कर रहा हूं, हायर यूनिट्स ऑफ पावर हॉर्स पावर. 1 horse power is equals to 746 watts. Clear? 1 horsepower is 746 watt. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. ओके. और 1 watt क्या होता है, 1 watt इज 1 जूल पर सेकेंड. मतलब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट 1 जूल वर्क करे 1 सेकेंड के अंदर, तो जो पावर डिलीवर हुई है उसको हम बोलेंगे 1 watt. ओके, आप इसे नोट करें. क्लियर. पहले कॉपी करिए. Yes, so it's done. So this is all for today. The rest we will discuss in the next lecture. Fine.